हेलो एवरीवन, मैं नवनीत आप सबका स्वागत करता हूं यूनिमॉन्क्स CUET प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि CUET 2023 ओवर हो चुका है और बच्चों से जो फीडबैक मिली है हम लोग आज उस बेसिस पे पेपर एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम लोग देखते हैं कि इस बार का जो CUET पेपर था उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसका डिफ़िकल्टी लेवल किस टाइप का था। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो पेपर था वो आया है आपका 21 मई को हमारा फर्स्ट शिफ्ट हुआ था। ठीक है, उसमें जो जनरल टेस्ट का में जो पेपर आया था, जो हम लोगों ने अपने स्टूडेंट से फीडबैक लिया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस प्रिपेयर हुए हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चंस उन लोगों ने बताए थे उस हिसाब से देखते हैं कि हम लोग इस बार का जो टेस्ट है उसका कैसा है लेवल, और उस बेसिस पे फिर कट ऑफ के लिए भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन जो है, जो हम लोगों को मिला इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए 2 जनवरी 2015, इफ 2 जनवरी 2015 देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक आफ्टर 315 डेज। ठीक है, तो एक आपको डेट दे रखा है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि 315 दिन के बाद जो पूछा गया है कि कौन सा डे आएगा वीक का, तो ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। उसके बाद फिर से एक कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि डेट दिया हुआ है सैटरडे, 20 जनवरी 2015 वाज अ सैटरडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक आफ्टर 315 डेज। अगेन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी या फिर जो उन्होंने समझने में उन्हें परेशानी हो गई होगी। तो खैर आगे बढ़ते हैं। 1 जनवरी 2005 वाज फ्राइडे, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन द 1 जनवरी 2007। अगेन ये कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए आप लोगों को ट्रिक्स पता होना चाहिए या फिर एटलीस्ट बेसिक जो मेथड होता है कैलेंडर में डेट और डे फाइंड करने का वो आपको पता होना चाहिए। ये एक मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसे मॉडरेट लेवल पे रेट करूंगा कि ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी मॉडरेट लेवल पे हैं। अगर आपको ट्रिक्स आता है कैलेंडर के क्वेश्चन सॉल्व करने के, क्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बना सकते हैं। बट अगर आपको ये ट्रिक्स नहीं या फिर आपके उसके फॉर्मूलेज नहीं पता हैं सॉल्व करने के, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो है लॉजिकल रीजनिंग से पूछा गया है। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन देखिए। सर्कस का कोड अगर DKUGZY है तो पूछा है कि जोकर का कोड क्या होगा। ठीक है, ये सिंपल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ पे आपको पैटर्न ढूंढना है कि सर्कल और ये जो सेट ऑफ लेटर्स है इसमें आपका क्या पैटर्न है। उसी पैटर्न पे जोकर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग सेट ऑफ पैटर्न्स होगा जो भी आपका ऑप्शंस में दिया होगा। उसके बाद आता है व्हाट इज द एंगल मेड बाय, ये देखिए क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल मेड बाय बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक व्हेन द टाइम इज 4:40 o'clock। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको एंगल अगर निकालने आता है, क्लॉक का एंगल फाइंड करने आता है, फॉर्मूला आपको पता है, तो ये बहुत आसानी से बन सकता है। तो ये दोनों सवाल जो है ये क्वाइट ईजी हैं। इसमें भी जो पैटर्न है वो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं कि क्या पैटर्न है। ठीक है, अगला देखते हैं सवाल। अगला सवाल भी जो है आपका क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन ही है और क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है आपका क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन है, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 8 विच इज ऑल्सो क्लॉक बेस्ड। तो देखा जा रहा है कि इस बार जो लॉजिकल रीजनिंग्स में था फर्स्ट शिफ्ट में, मतलब 21 मई को जो पेपर हो रखा है उसमें क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन, कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग और फिर आपके जो ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन से इस शिफ्ट में नहीं पूछा गया है। एक्सपेक्टेशन थी कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल आता है, इस बार भी आने का हम लोगों ने सोचा था, बट फर्स्ट शिफ्ट में ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया था। चलिए उसके आगे देखते हैं क्या है। सेकंड इज रिलेटेड टू मिनट इन द सेम वे एज डे इज रिलेटेड टू। देखिए यहाँ पे ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ये भी लॉजिकल रीजनिंग में ही फॉल करता है ये क्वेश्चन, और इसके लिए आपको एनालॉजी चैप्टर समझ में आना चाहिए, आपको उसके बेसिक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि सेकंड जिस तरह से मिनट से रिलेटेड है उसी तरह से डे से क्या रिलेटेड होगा। सिंपल वीक्स, इसका आंसर जो होगा वो होगा वीक।
तो ये भी क्वाइट इजी क्वेश्चन है। अगर आपको एनालिजी का बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं, आप पैटर्न फाइंड करना जानते हैं, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। विच इंडियन प्लेयर वॉन द गोल्ड मेडल इन ओलंपिक गेम्स बीजिंग 2022? ठीक है, ये जीके बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको ओलंपिक गेम्स और स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हर साल आते ही हैं। बहुत ही कॉमन है ये इस एरिया से क्वेश्चन पूछना। गेम्स, अवार्ड्स और ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स हैं, उस पे जो है आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हर साल आते हैं, इस बार भी आए हुए हैं। इसके लिए आपको देखिए, जीके बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको तो नो डाउट आपको याद रखना होगा चीज़ों को, ठीक है। तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट रिविजन करना होगा, और चीज़ों को याद रखे बिना आप क्वेश्चन बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जीके में हेल्पलेस है, इसमें आप कोई भी कंसेप्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना इसमें कोई फॉर्मूला होता है ज़्यादा कुछ जिसमें कि आप कुछ अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, अदर देन कि आप फ्रीक्वेंट रिविजन से क्वेश्चन के आंसर्स को याद कर पाएँ। बहुत ही फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। विच इंडियन वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? सब जानते हैं, श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिल चुका है। अगेन, नेम द स्टेट एंड द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से शायद स्टेट और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके कैपिटल्स के बारे में पूछा गया होगा। उसके बाद स्टेट द निकनेम, सिटीज निकनेम। सिटीज निकनेम जैसे जानते हैं, नागपुर का ऑरेंज सिटी होता है, जयपुर को पिंक सिटी हम लोग कहते हैं, सूरत को हम लोग डायमंड सिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से निकनेम्स जो है आपको याद करने होंगे। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ प्रेमचंद ऑटोबायोग्राफी? अगेन बुक एंड ऑथर, काफी कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला सवाल है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा ही जाता है किसी ना किसी बुक और उससे रिलेटेड ऑथर के बारे में। तो इस बार भी आया है, इस बार आया है आपको प्रेमचंद ऑटोबायोग्राफी के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग मई 21 को सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जो हम लोगों को फीडबैक मिला अपने स्टूडेंट्स से, जैसा उन्होंने बताया उस हिसाब से क्वेश्चन जो हम लोगों को मिला है वो देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड? अगेन बुक्स एंड ऑथर। इग्नाइटेड माइंड के कौन है? श्री एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे लेट प्रेसिडेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट? सेकेंड क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेट? तो देखिए, मणिपुर स्टेट है, उत्तर प्रदेश स्टेट है, गुजरात स्टेट है, बट लद्दाख जो है वो 2019 से स्टेटहुड अपना खो चुका है, और ये जो है अब यूनियन टेरिटरी बनकर रह गया है। 2019 में 5 अगस्त को आप लोगों को पता होगा एक फेमस बिल लाया गया था, रीऑर्गेनाइजेशन बिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। उसमें जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। तो अब लद्दाख इज एन यूनियन टेरिटरी एंड नॉट स्टेट। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड? इसके लिए आपको हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी याद रखने होंगे, हिस्टोरिकल फिगर्स आपको याद रखने होंगे, पर्सनालिटीज याद रखने होंगे और इवेंट्स याद रखने होंगे। तो जीके में सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ लेने से या सिर्फ कुछ सेलेक्टेड टॉपिक जैसे बुक्स एंड ऑथर्स हो जाता है या फिर स्पोर्ट्स एंड इवेंट, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको स्टैटिक जीके पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा। अपने आप को हिस्ट्री पे फोकस करना पड़ेगा, ज्योग्राफी पे फोकस करना पड़ेगा, पॉलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट हैपेंड? तो 8 अगस्त 1942। ठीक है, सिंपल आपको याद होना चाहिए ये कौन से ईयर में था। इसी तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पूछा जा चुका है इस बार, में भी हो सकता है अगली बार नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पूछ दिया जाए। फिर देखिए नीचे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में पूछा गया है 1905, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में पूछा गया है 1917। अगले बार आपको रोलैट सत्याग्रह के बारे में पूछ लिया जाएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स के बारे में पूछ लिया जाएगा। तो इस तरह से आपको हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजिकल फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, अगर आपने बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटी और बेसिक ज्योग्राफी किया होगा तो क्वाइट इजीली डन है ये सारा। ठीक है, आराम से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं इजी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, इसको आराम से किया जा सकता है। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है, हु इन्वेंटेड जीरो? ठीक है, सब जानते हैं आर्यभट्ट। सेम, हु इन्वेंटेड प्रोटॉन? इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्वेंटेड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये सारे आपको साइंस से, जनरल साइंस से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है,
साइंस में आपको इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज याद रखना होगा। जो फेमस इन्वेंशंस हैं और फेमस डिस्कवरीज हैं वो आपको याद रखना होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट नोबेल प्राइज, हर साल नोबेल प्राइज मिलते हैं साइंस के वेरियस कैटेगरी में, आपको वो भी याद रखना होगा, क्योंकि ये नोबेल प्राइज जो भी जीते जाते हैं इससे क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। व्हाट डिजीज अकर्स ड्यू टू विटामिन सी, ये देखिए ये बायोलॉजी का चैप्टर है। डिफिशियंसी, डिजीज, विटामिन्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स, ऐसे जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप जब प्रिपेयर करेंगे 2024 के लिए, CUET 2024 के लिए, तो इन सब मोटी मोटी बातों को आप ध्यान रखेंगे कि 9th और 10th में जो आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ रखी होगी उसके आपको बेसिक नॉलेज तो होने ही चाहिए। ठीक है। क्योंकि वहां से क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट तय होता है, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको आराम से वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, अगेन केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, तीनों से क्वेश्चंस आए हैं और ये अगेन वही है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको आता है आप बना लेंगे, नहीं आता है यू आर हेल्पलेस, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं होता है जो कि आप लोग इसको याद करके बना सकें। परफेक्ट मेमोराइजेशन इज द ओनली सोल्यूशन टू दीज क्वेश्चंस। ठीक है। आप इसको मेमोराइज करें, और मेमोराइज करने का भी देखिए बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा होता है वो फ्रीक्वेंट रिवीजन होता है। ठीक है। क्विज देना होता है, आप लोग क्विज अटेम्प्ट कीजिए, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन डेली के आप लोग बनाइए और फ्रीक्वेंट रिवीजन करते रहिए। इससे क्या होगा कि रटने की किसी भी चीज को जरूरत नहीं पड़ेगी, बट विथ टाइम ग्रेजुअली सारे फैक्ट्स जो हैं आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखने का ये एक तरीका अच्छा है। बाद बाकी और भी बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग बहुत लिख लिख के याद करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। आप लोग लिख के नोट्स बना लें तो आपके मसल मेमोरी में भी चला जाता है, और लिखने से थोड़ा सा आपका माइंड भी जो है एक्टिव रहता है वाइल स्टडिंग। तो कोशिश करें कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हो, स्पेशली अगर जनरल नॉलेज पढ़ रहे हो, थोड़ा बोरिंग हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ क्वेश्चंस फैक्ट्स रहते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ करने को होता नहीं है। तो कोशिश करें कि आप अपने हाथों से लिख लिख के याद करें, या चीज़ों को जो भी याद करें एक बार लिख लें। इससे क्या होता है कि चीज़ें आपकी मसल मेमोरी में चली जाती हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी में तो फीड होती हैं, सो होती ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है ये आया था आपको मई 22 को। ठीक है। 22 मई को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से देखिए, इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर से, बहुत सिंपल है। इफ अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ एट द टाइम ऑफ सनराइज, देखिए यहाँ पे नॉर्थ से कोई मतलब नहीं है, सनराइज से मतलब है। सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट में होता है, और हम नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हैं तो शैडो किधर बनेगा? ऑब्वियस सी बात है वेस्ट ही बनेगा, साउथ नहीं बनेगा। ठीक है। तो अगर किसी ने साउथ लगा रखा होगा या नॉर्थ लगा रखा होगा तो वो गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा वेस्ट। ठीक है। शैडो हमेशा इसका वेस्ट में बनता है। Where was G20 summit held? अगेन अ करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। आप लोगों में से जिसने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, ये 2022 के बारे में पूछा गया है, या 23 दोनों मतलब पहले से ही प्री डिटरमिन था कि 23 में इंडिया में होने वाला है, 22 में इंडोनेशिया में हुआ था। तो जैसा भी क्वेश्चन जो भी ईयर दिया होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको उसका आंसर करना हुआ होगा। ठीक है। अगले साल भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G7 समिट जो है वो 2023 में कहाँ हो रखा है या 2024 में कहाँ शेड्यूल्ड है। ठीक है। तो इस तरह से जो अलग अलग इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, चाहे वो UN ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो हर साल कहीं ना कहीं अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं। जैसे SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स की मीटिंग होती है, नेटो की मीटिंग होती है, G7 है, G20 है, G4 है, UNGA है, UNSC है, ऐसे सारे आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनके जो मीटिंग्स होते हैं इनको कौन हेड कर रहा है, मतलब कौन होस्ट कर रहा है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, ये सारे आपको याद कर लेने होंगे। ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इन सबसे। ठीक है। हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एओ ह्यूम, सब जानते हैं। सिर्फ यही मत याद कीजिए, अगली बार हो सकता है इन विच ईयर was Indian National Congress established, इस बार पूछा है who was founded the National Congress, अगली बार आपसे ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पूछ लेगा 1885। इस तरह से आपको फेमस
कांग्रेस सेशंस कहाँ कहाँ हुए हैं, जैसे 1885 में पहला हुआ था, उसके बाद 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट मतलब बंगाल पार्टीशन हुआ था उस वक्त कहाँ हुआ था, ऐसे करके 1920 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था, 1929 में कांग्रेस सेशन कहाँ हुआ था। ये सारे फेमस कांग्रेस सेशंस आपको याद रखने होंगे, ठीक है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर, D2O, ठीक है, डिटोरियम ऑक्साइड। ये इसमें पूछा आपसे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री जो लोग भी पढ़ चुके हैं वो आराम से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। विच सिटी एक्सपोर्ट्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉटन इन इंडिया, ठीक है, कॉटन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, गुजरात से होता है, ठीक है। तो इससे आपको ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का एक्चुअली क्वेश्चन है, और आपको एग्रीकल्चर पे भी आपको ध्यान देना होगा। रबी कौन कौन से क्रॉप्स रबी कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन कौन से क्रॉप खरीफ कैटेगरी में फॉल करते हैं, कौन सा स्टेट कौन सा क्रॉप सबसे ज्यादा उगाता है और एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा, और इसके लिए आपको अलग से कोई किताब नहीं, जो भी आपका डेली करंट न्यूज़पेपर है, अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो इट्स बेस्ट, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो कोई भी आप मंथली मैगजीन्स उठा लें, वहाँ पे आपको सारे फैक्ट्स एक जगह कंसोलिडेटेड मिल जाएंगे, आप उसको पढ़ लेके और रिवाइज कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी, ये नेम ऑफ द स्टेट इन विच भरतपुर बर्ड सेंचुरी लाइज। तो आपको बताना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बर्ड सेंचुरीज या नेशनल पार्क जो होते हैं वो कौन से स्टेट्स में हैं, और कौन सी स्पीशीज कौन से नेशनल पार्क के लिए फ्लैगशिप स्पीशीज है। जैसे कि अभी रिसेंट में मोदी जी ने कूनो नेशनल पार्क में चीता इंट्रोड्यूस किया था, तो इस बार नहीं आया तो नेक्स्ट टाइम आ सकता है कि कूनो नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच स्पीशीज, या विच स्पीशीज हैज बीन इंट्रोड्यूस इन कूनो नेशनल पार्क, चीता है। या फिर यह भी पूछा जा सकता है, उलट के पूछा जा सकता है कि चीता हैज बीन इंट्रोड्यूस इन विच नेशनल पार्क, तो कूनो नेशनल पार्क। इस तरह से आपको चीजों को इंटर रिलेट करके याद रखना होगा, ठीक है। विच सिटी इज नोन एज पिंक सिटी इन इंडिया, अगेन निक नेम। इससे पहले वाली शिफ्ट में 21 मई को जो पूछा गया था उसमें जयपुर का निक नेम पूछा गया था, 22 में निक नेम दे दिया गया था और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका स्टेट सिटी का नाम पूछा गया था, नॉट स्टेट, सिटी का नाम पूछा गया था। विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ, ठीक है, और विच रिवर फ्लोज नियर जमशेदपुर, अगेन रिवर एंड सिटी सिचुएटेड ऑन इट्स बैंक। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये ज्योग्राफी में, आपको पता होना चाहिए कि फेमस नदियों के किनारे कौन से शहर है और फेमस शहर कौन सी नदियों के किनारे स्थित हैं। तो इस तरह से अगर आप इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको जो है ये क्वेश्चंस करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है और ये झारखंड में एक शहर है फेमस फॉर आयरन एंड स्टील सिटी, इसको आयरन एंड स्टील सिटी भी कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला पेपर जो है वो 30 मई को जो पूछा गया था क्वेश्चन, उसके ऊपर है वर्ल्ड कप्स हैज मिताली राज प्लेट, हाउ मेनी वर्ल्ड कप्स हैज मिताली राज प्लेट। अब देखिए जिसको स्पोर्ट्स जिसने पढ़ रखा होगा और उनको याद होगा एग्जाम वाले दिन, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने नहीं कभी देख रखा होगा या नहीं पढ़ रखा होगा, यू आर हेल्पलेस, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, जो मतलब याद करने वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके मॉडरेट लेवल के हो जाते हैं कि अगर आपको याद है तो तुरंत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें कोई कंसेप्ट जैसे मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या लॉजिकल रीजनिंग जैसा कोई कंसेप्ट भी नहीं लग सकता है कि आप कोई पैटर्न ढूंढ के और आंसर दे दें, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को डील करना। अगर ऐसे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाए पेपर में तो फिर कट ऑफ नीचे चली जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको याद होगा वो बनाएगा, जिसको याद नहीं होगा वो नहीं बनाएगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा कहाँ से याद रहेगा, इतने फैक्ट्स, क्योंकि जनरल नॉलेज में एंडलेस फैक्ट्स हैं। आप याद करते करते थक जाएंगे बट फैक्ट्स खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो कट ऑफ को नीचे ले जाते हैं, टफ होता है ये क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। हु वाज द विनर ऑफ T20 गेम्स?
2022 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कौन विनर थे, तो ये जो क्रिकेट लवर्स होंगे उनको तो आराम से पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप में कौन जीता है। आईपीएल के बारे में पूछ सकते हैं, सीयूटी में आईपीएल के बारे में आराम से पूछ सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी होता है क्रिकेट से रिलेटेड, वर्ल्ड कप है, विमेंस वर्ल्ड कप, विमेंस T20। अब एक नया कैटेगरी आ गया है विमेंस के बारे में। तो अभी तक विमेंस क्रिकेट टीम के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते थे, बट इमर्जिंग स्टार टीम्स हैं हमारे कंट्री की जो विमेन टीम है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब सिर्फ आप लोग मेंस टीम पे फोकस नहीं करेंगे, बल्कि अपना फोकस इक्वली विमेंस टीम पे भी डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्रिकेट के अलावा जो टीम गेम्स होता है उसमें आप किस पे ध्यान देंगे ज्यादा, हॉकी पे ध्यान देंगे। हॉकी के बड़े बड़े इवेंट्स अब इंडिया में हो रहे हैं और इंडियन टीम जो है हॉकी में अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा टीम गेम्स में और आप किन पे ध्यान देंगे, बैडमिंटन, ठीक है। उसके बाद जैवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा हमारे जो देश को फर्स्ट मेडन गोल्ड मेडल दिलाया उन्होंने एथलीट्स में। तो ऐसा नहीं था कि वो ओलंपिक्स के बाद बस खत्म हो गया, वो अभी और भी अलग अलग गेम्स में भी जाकर के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको उनके जो आप उनके परफॉर्मेंस का ट्रैक रखना जरूरी है, क्योंकि पूछा जा सकता है ओलंपिक्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये तो हर कोई जानता है, हर कोई आसानी से सॉल्व कर सकता है, कोई भी बता देगा। बट उसके अलावा वो किन किन कंट्रीज में जाके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े फेमस उन्होंने जीत रखा है कॉमनवेल्थ में, एशिया गेम्स में, ऐसे सब जगह पे भी आपको पता रखना होगा। बैडमिंटन हो गया, रेसलिंग है, उसके बाद आपको एथलेटिक्स में आपको जैवलिन थ्रो बता दिया मैंने, स्प्रिंटिंग है मतलब रनिंग, उसमें हिमा दास है, और भी अलग अलग स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपको इनके परफॉर्मेंस का भी ट्रैक रखना होगा, जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस मेजर्स द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिजिक्स से डिवाइस एंड इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बैरोमीटर। उसके अलावा इस बार बैरोमीटर पूछा, अगली बार पूछेगा कि थर्मोमीटर का क्या काम होता है, तो टेम्परेचर नापने का काम होता है, ठीक है। इफ द क्लॉक इज सेट at 5 AM and is 16 minutes late, then what will be the time after 4 days, ठीक है। अगेन क्लॉक क्वेश्चन, क्लॉक से इस बार बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्लॉक एंड कैलेंडर जो है थोड़ा सा टफर साइड का टॉपिक हो जाता है एलआर में, और जनरली जो है बच्चे छोड़ के चले जाते हैं। तो आप लोग ऐसे गलती ना करें, आसान है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स अगर आपको याद हो जाते हैं, समझ जाते हैं, याद नहीं मतलब समझ जाते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बनाना कोई भी टफ चीज नहीं है, ये तुरंत बन जाता है क्वेश्चन इस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है पेपर जो 2 जून को हो रखा है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ राजपथ। अभी रिसेंट में ही मोदी जी ने इसका, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने राजपथ का नया जो रीइनोवेटेड वर्जन है उसको मतलब उद्घाटन किया था उसका। तो राजपथ का नया नाम क्या है, कर्तव्य पथ। तो करंट अफेयर्स में अगर आप पढ़ रहे होंगे, अच्छे से ट्रैक रख रहे होंगे करंट अफेयर्स का, डेली करंट अफेयर्स का, तो आपको पता होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल है, काफी न्यूज में रह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये सब आपको याद रखना होगा। आर्टिकल 44 क्या कहता है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऐसे सब चीजें, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है, ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। व्हाट डज द सैफरन कलर इन इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट्स, ठीक है। इस बार सैफरन पूछा, अगली बार ग्रीन पूछ देगा, फिर व्हाइट, देन ब्लू। जो भी आपके फ्लैग्स के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उसमें जो क्या क्या चीजें सिग्निफाई करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो नेशनल एम्बलम्स होते हैं, नेशनल सिंबल्स होते हैं, उनके क्या क्या आपके मतलब मीनिंग्स हैं और वो क्या क्या चीजों को सिंबलाइज करती हैं, आपको वो सारी चीजें भी पता होनी चाहिए। तो ये काफी जनरलाइज क्वेश्चन है। आप लोग अगर मतलब सिंपल कभी एनसीईआरटी पढ़ा भी होगा अच्छे से, तो आप लोगों को पता होगा कि व्हाट डज ग्रीन रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज सैफरन रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज व्हाइट रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज ब्लू रिप्रेजेंट, जो चक्रा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो अशोक एम्बलम, अशोक स्तंभ से जो एम्बलम लिया गया है, ठीक है, 4 शेर वाला, वो क्या सिग्निफाई करता है और वो कहाँ से लिया गया है, एक्चुअली में वो कहाँ से लिया गया है, ऐसी चीजों को आप याद रख सकते हैं। क्योंकि इस बार ये पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम में भी ऐसे करके इन्हीं से रिलेटेड बट समथिंग डिफरेंट कोई दूसरा फैक्ट आपसे पूछ लेगा। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन इज रीनेम्ड एज सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। ये दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है, प्रगति मैदान हुआ करता था,
यहाँ पे प्रगति मैदान में ही जस्ट मेट्रो स्टेशन के सामने में सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके वो लोग सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख देंगे, ठीक है। तो यही बस पूछा गया है, सिंपल करंट अफेयर्स बेस्ड फैक्ट है। कोई भी एक मैगजीन उठाइए और पढ़ लीजिए, उसमें आपको ये सारे फैक्ट्स एक जगह मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस जो हैं अगर आपको याद हैं तो आसानी से बन सकते हैं, नहीं याद हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी नोन एज, ठीक है। बायोलॉजी का चैप्टर, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी के स्टडी को क्या कहते हैं, एनाटॉमी, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के स्टडी को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के स्टडी को क्या कहते हैं, वायरस के स्टडी को क्या कहते हैं। ऐसे जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड स्टडीज होते हैं उनके कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, आपको वो सब भी ध्यान में रखना होगा। इस बार आपको पूछा है ह्यूमन बॉडीज के बारे में, अगली बार आपको बैक्टीरिया के बारे में पूछ देगा या वायरस के बारे में पूछ सकता है। इस तरह से आपको जो है अगले साल के लिए 2024 के लिए प्रिपेयर करना है, कीपिंग इन माइंड व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन 2023, ठीक है। अब देखिए, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन यू थ्रो अ डाइस, तो प्राइम नंबर कितने होते हैं, 2 और 3 और 5, 3 प्राइम नंबर है और टोटल कितने डाइस पे होता है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अगर किन्हीं को लग रहा है कि 1 प्राइम नंबर है तो नो, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ को प्राइम नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था सिर्फ प्राइम नंबर के बारे में, तो प्राइम नंबर कितने हैं, 3 है जो एक डाइस पे अकर करता है, 2, 3 एंड 5, ठीक है। 2, 3 एंड 5 आर द ओनली प्राइम नंबर विच यू कैन सी ऑन अ डाइस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 3/6, 1/2। इजी क्वेश्चन था मैथ का, जिन लोगों को भी बेसिक प्रोबेबिलिटी कभी भी पढ़ा होगा आराम से बना देंगे, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो है आज का पेपर एनालिसिस खत्म होता है। अब जब एनटीए अपने साइट पे फुल पेपर जब अपलोड करेंगे तो हम लोग एक कंप्लीट डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस लेके आएंगे। उस वक्त हम लोग विथ ऑल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन और उनके जो ऑप्शंस थे उसके साथ हम लोग क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।